कर भी कुछ पैसा कमाने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए मुझे ऑलराउंडर कहा जाता है, हर तरह का काम करने वाला। आखिर पैसा कमाना ही तो है, कोई भी काम करो। इसीलिए जब तक अच्छा काम नहीं मिलता मैं हर काम में हाथ आजमाता ही रहता हूँ। और इसका कारण था मेरा कम पढ़ पाना। मैं 12वीं तक बड़ी मुश्किल से पढ़ पाया था। पढ़ाई तो मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन जब घर में गरीबी हो तो पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाया जा सकता है। 10वीं कक्षा से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था। मेरे पिता की सेहत काफी खराब रहती थी। मेरा छोटा भाई वो पढ़ना चाहता था, वो तो हमेशा क्लास में पहले नंबर पर आता था। भले ही मैं भी पहले नंबर पर ही आता था, लेकिन हम दोनों में से कोई एक ही आगे बढ़ सकता था। अपने भाई का वो वजन मुझे उठाना था, इसीलिए मैंने काम पर ज्यादा ध्यान लगाना शुरू कर दिया। मेरा भाई पढ़ने लगा, वो तो आगे बढ़कर अच्छे काम करने लगा था, इसीलिए मैं बस 12वीं तक पढ़ पाया। डिस्टेंस लर्निंग से मैंने ग्रेजुएशन किसी तरह कर ही ली। मेरे भाई को अच्छा काम मिल गया, मुझे अच्छा काम नहीं मिल पाया। मैं जो काम मिलता वैसा ही करता रहता, लेकिन कहते हैं काम में खुशी ढूंढनी होती है, और मैं हर काम में खुशी ढूंढ लेता। जब मेरे भाई को सरकारी नौकरी लग गई तब मेरे कंधों से वो वजन थोड़ा सा कम हुआ और खुशी भी हुई। चलो घर में अब पैसे का फ्लो सही से आने लगेगा। वो गरीबी के दिन हमारे निकल चुके हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा है, मेरा भाई सारे पैसे मेरे हाथ में लाकर रख देता और कहता भैया आप ही खर्च करें। और मैं क्या कहता, मैं उसे ये कहने लगा था अब तुम घर को चलाओ, थोड़ी आजादी मुझे भी दे दो, मैं अपने मनपसंद के काम करना चाहता हूँ। इस तरह मैं अंदर से थोड़ा रोया करता था। मुझे अब कुछ ऐसा करना था जिससे मैं भी कुछ बड़ा कर पाऊँ। इस तरह मैंने ड्राइविंग का काम दोबारा से शुरू किया। मुझे लगा कि अब कोरोना काल चल रहा है और इसके बाद शायद ड्राइविंग का काम सबसे अच्छा चलेगा। मैंने कुछ जान पहचान वालों को कह दिया था अगर आपको ड्राइवर चाहिए और वो भी सस्ते में चाहिए, मैं काम करने को तैयार हूँ। एक जान पहचान वाले ने मुझे अपनी गाड़ी दे भी दी कि मैं उसे जितनी भी सवारियां हैं उस हिसाब से पैसे दे दिया करूँ, तेल का खर्च निकाल कर। इस तरह मैं काम करने लगा और मेरे पैसे भी बनने लगे। अब गाड़ी उसकी थी, वो 50% कमाया करता, मैं भी 50% कमाया करता। कमाई काफी अच्छी होने लगी थी। कभी कभी तो एक दिन में मैं 5,000 रुपए भी कमाने लगा था। अब इससे अच्छा काम कर ही नहीं सकता था। बात तो पैसों की है ना, काम बड़ा छोटा नहीं होता, पैसे कितने कमा रहे हैं ये फर्क जरूर डालता है। लेकिन एक चीज थोड़ी अलग थी, ड्राइवर लोगों का ऐसा ही होता है। गाड़ी लेकर आपको कभी कभी दूर जाना पड़ता है और घर की बड़ी याद आती है। एक सवारी के बाद अगली सवारी, उसके बाद अगली सवारी, आपको घर जाने का मौका तक नहीं मिलता। और उस आदमी ने कहा था कि वो जल्द ही और ड्राइवर रखेगा, तब तक सारे काम मुझे ही करने होंगे। घर जाने का समय ही नहीं मिलता था। वो मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दिया करता था खाने पीने के लिए, लेकिन याद तो आती है ना घर की। इस तरह कभी किसी शहर में घूमना पड़ता, कभी किसी शहर में घूमना पड़ता। अब मैं थोड़ी छुट्टियां चाहता था, थक गया था और उसने कहा था 1-2 राउंड और हैं वो भी लगाओ। इसके बाद मैं गया था आगरे की ओर। आगरे में कुछ टूरिस्ट को घुमाना था। वो खुद ही घूमने वाले थे क्योंकि उन्होंने वहां पर एक गाइड कर लिया था। मैं गाड़ी से उन्हें आगे पहुंचा गया था। वहां पर उन्होंने और टैक्सी की जिसके सहारे वो घूमने वाले थे। अब मेरे पास थोड़ा आराम करने का समय था और मैंने सोचा थोड़ा आगरा मैं भी घूम लेता हूं, मुझे भी काफी मजा आएगा। गाड़ी एक तरफ लगा दी थी मैंने। वहां मुझे एक छोटा सा ढाबा नजर आया था। मैं ऐसे सस्ते रेस्टोरेंट में ही जाना पसंद करता था ताकि जेब पर ज्यादा खर्च ना पड़े। मैं वहां बैठा। ये बहुत ही मजेदार सा ढाबा था। बाहर कुर्सियां लगाई हुई थी, आसमान को आप देख सकते थे, खुले में लोगों को घूमते फिरते देख सकते थे। मैंने एक चाय की प्याली मंगवाई। जब मैं चाय पीने वाला था, सामने वाली कुर्सी पर एक आदमी आकर बैठ गया। उसने काले रंग का सूट पहन रखा था, काले रंग के चश्मे लगा रखे थे। आखिर ऐसा लग रहा था जैसे वो सर्दियों वाले कपड़े पहनकर आया हो। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और वो काफी अमीर लग रहा था। वो भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरे पास आकर बैठ गया और मुझसे बात करने लगा। तुम ड्राइवर लगते हो, देखो मैंने चेहरा ही पहचान लिया। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से मुस्कुराया। जी बिल्कुल, आप तो अच्छे से चेहरा पढ़ सकते हैं। तब उसने कहा हाँ मैं सिर्फ चेहरा पढ़ ही नहीं सकता, तुम्हारे इतिहास की घटनाएं भी बता सकता हूँ। मैं अब उससे बातें करने लगा था। वो काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा था। अमूमन जो अमीर लोग होते हैं हम जैसों से बात करना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है छोटे लोगों से बात करेंगे तो वो भी छोटे हो जाएंगे, लेकिन वो काफी अच्छे से इज्जत देकर बात कर रहा था। मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा और कहने लगा तुम्हारे चेहरे में मुझे एक चीज तो समझ में सच में नहीं आ रही, तुम ड्राइवर तो हो, इसी के साथ पेंटर भी हो, अरे तुम तो मजदूरी भी करते हो। अरे समझ में नहीं आ रहा, तुम तो कोई सामान उठाने वाला काम भी करते हो। मेरा दिमाग चकरा रहा है, इससे पहले मैंने ऐसा चेहरा नहीं देखा। हर काम उभर उभर कर सामने आ रहा है। मुझे लगता है मुझे चेहरा देखना नहीं आता, मुझे माफ करना, तुम्हारा चेहरा मैं पढ़ नहीं पा रहा। मैंने भी हंसते हुए कहा नहीं नहीं, आप सच में चेहरा सही से पढ़ पा रहे हैं। आपने सब कुछ पढ़ लिया। मैं सारे काम एक साथ करता हूँ, जो काम मिल जाए मैं वो काम करता हूँ। प्रोफेशनली अभी अभी ड्राइवर बना हूँ, ये काम तो मैं कब से करता रहा हूँ। फिर वो कॉन्फिडेंस से कहने लगा अच्छा ठीक है। तभी मैं समझ नहीं पा रहा था अलग अलग काम चेहरे पर कैसे नजर आ रहे हैं। क्या तुम्हारे चेहरे से कुछ और चीजें पढ़ने की कोशिश करूं, तुम्हारा भविष्य बताने की कोशिश करूं। मैंने ये कहते ही उसे रोक दिया। नहीं नहीं नहीं, भविष्य में जानना नहीं चाहता। जितनी जिंदगी मिली है उसमें बहुत खुश हूं। भविष्य जानने के बाद आपको दुख मिलने शुरू हो जाते हैं। तब उसने अपने वो चश्मे उतारे और मेरी आंखों की तरफ देखकर कहने लगा भविष्य जानने के बाद किस तरह से दुख मिलते हैं। मैंने कहा जब भविष्य आपको पता चल जाए तो आपको ये भी पता चल जाता है कि भविष्य में क्या क्या बुरी चीजें मिलेंगी, अच्छी भी मिलेंगी, लेकिन आपका ध्यान बुरी चीजों की तरफ जाता है। फिर आप कष्ट भोगने लगते हैं, सोचने लगते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और दिन बुरे होते चले जाते हैं। अब भगवान ने जो भी जिंदगी में लिखा है वो तो मिलना ही है, जानने की जरूरत नहीं, जो मिलता है उसमें खुश रहो। वो मुस्कुराकर कहने लगा तुम काफी अच्छे इंसान हो, मुझे बताओ जिंदगी में तुमने वैसे क्या क्या किया है, कौन सी खुशी वाली बातें, कौन सी बुरी बातें। मैं अपने बारे में बताता गया कैसे मैंने अपने भाई की मदद की, उसके बाद मैंने क्या क्या किया, और वो भी अपने बारे में बता रहा था कैसे उसने पैसे कमाए। वो काफी अमीर है लेकिन अब उसके पास खर्च करने के लिए भी चीजें नहीं है, यानी हर चीज वो खरीद चुका है। अब वो लोगों से बात करना पसंद करता है, उसे लोगों की जिंदगी के बारे में जानना पसंद है। वो अपने बारे में बताना कम पसंद करता है, लोगों के बारे में जानना ज्यादा पसंद करता है। सर 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 आधा घंटा मैं वहां पर बैठा था और यकीन कीजिए उससे बात करने में मजा ही बहुत आ रहा था। एक तो अमीर आदमी, उसके पास समझ बहुत ज्यादा थी, हर चीज को अच्छे से पढ़ सकता था, बता सकता था। आधी बातें टोक कर मुझे बीच में बताना शुरू कर देता कि मैंने आगे क्या किया होगा और वो बात सच निकलती। आधे घंटे मुझसे दोस्ती हो गई थी। उसने भी मुझसे कहा था मेरा ये कार्ड ले लो, कभी कोई मुश्किल हुई, कभी किसी काम की जरूरत हुई तुम मुझे कॉल कर सकते हो। मैंने वो कार्ड लिया, जेब में डाला, वो चलता हुआ आगे बढ़ गया। जब मैंने जेब से कार्ड निकाला वो कार्ड पूरी तरह से सफेद था, ना तो आगे कुछ लिखा हुआ ना पीछे कुछ लिखा हुआ, और मैं जल्दी से खड़ा हुआ। मुझे लगा था बाद में उससे बात करूंगा, ये तो गलती से उसने कोई गलत कार्ड पकड़ा दिया, खाली ही पकड़ा गया। वो मैं इधर उधर देखता रहा, वो कहां गया पता ही नहीं चला। शायद आगे भीड़ में कहीं घुस गया, उसे लगा होगा कार्ड तो दे दिया, बात कर लूंगा, लेकिन कार्ड तो गलत वाला दे गया। पहली बार थोड़ा सा दुख लगा था, किसी से दोस्ती हुई थी और मैं ये भी समझ गया अब उससे दोबारा बात नहीं हो पाएगी।
उस शाम जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला वो जो टूरिस्ट घूमने के लिए आए थे अब उन्हें उत्तराखंड घूमना था और उन्होंने कहा मुझे उत्तराखंड जाना होगा। मैंने अब अपने बॉस से बात की कि ये तो और आगे जाने को कह रहे हैं, मैं वैसे भी काफी ज्यादा थका हुआ हूं, मुझे थोड़ी छुट्टी चाहिए थी। बॉस ने कहा अब क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। उनका प्लान बदल गया और वो वैसे भी दुगने पैसे देने को तैयार है, अब मना नहीं कर सकते, वो भी तो एडजस्ट कर रहे हैं ना। अब मैं भी क्या कहता, दुगने पैसे मिल रहे थे, थोड़ी लालच भी आ गई, मैंने भी हामी भर दी। उसके बाद हम हरिद्वार से उत्तराखंड की और आगे जाने वाले थे और सफर काफी ज्यादा लंबा था, बहुत ज्यादा ड्राइविंग करनी पड़ी थी। रात के वक्त ड्राइविंग करने में नींद भी काफी ज्यादा आने लगती है और हरिद्वार में माथा टेकने के बाद उसके अगले दिन 8 बजे फिर से आगे बढ़ना था, उन्हें और आगे पहाड़ों के ऊपर भी जाना था और मुझे बहुत ज्यादा नींद सी आने लगी थी। ऐसा लग रहा था गाड़ी चलेगी, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। अब फिर से रात के 8 बजे ड्राइविंग करनी शुरू की, हरिद्वार से आगे उन पहाड़ों की ओर हम बढ़े जा रहे हैं। मुझे तो आगे वाले इलाकों के बारे में पता तक नहीं था। उनका एक बेटा था जो गूगल मैप से मुझे रास्ते बताए जा रहा था और अचानक ये वक्त रात के 11 बजे का होगा, हम बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे और वहां पहाड़ियां काफी घुमावदार थी, बारिश का इतना तेज मौसम। मैं पहले ही मना कर रहा था बारिश में पहाड़ों में नहीं जाते, वो कह रहे थे पहाड़ों में बारिश में घूमने का मजा होता है। अब जब आपके वो टूरिस्ट जो आपकी गाड़ी में बैठे हैं वो इस तरह मनमर्जी करने लगे, आप क्या कर सकते हैं। मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा था, उन्हें मना तो करता, वो समझ नहीं रहे थे, इसे मस्ती में ले रहे थे और मस्ती में क्या क्या हो गया समझ नहीं पाए कोई। जब मैं गाड़ी काफी तेज चला रहा था, एक मोड़ पर गाड़ी घुमाई और आगे समझ में नहीं आया भूस्खलन कब हो चुका था। पूरी की पूरी सड़क नीचे की तरफ धंसी हुई थी। मैंने तेजी से ब्रेक लगाई और पीछे वाली गाड़ी मेरी गाड़ी से टकराई। अब उस सड़क में हम आगे थे और ऊपर से गिर रहे बड़े बड़े पत्थर। आगे जो सड़क से इस तरफ गाड़ियां आ रही थी तो पहले ही रुकी हुई थी, उन्हें तो पता लग गया था भूस्खलन शुरू हो चुका है। पूरी की पूरी सड़कें गिर जाती हैं, बड़े बड़े पहाड़ टूट कर आ जाते हैं, गाड़ियों को बहा कर ले जाते हैं, हम बिल्कुल बीच में। और वहां मुझे लगा था आज आई मौत। बड़ा सा पत्थर हमारी गाड़ी के इंजन पर जब टकराया, मेरी सांस ऊपर की ऊपर और उसके बाद गाड़ी उस पहाड़ी से नीचे की तरफ खिसकी थी। पहाड़ी से नीचे की तरफ आधी गाड़ी लटक गई थी, तभी ऊपर से एक और पत्थर और गाड़ी नीचे की तरफ फिसलने लगी। अब ये पहाड़ घुमावदार थे, यानी कि एक ही पहाड़ था जिसके घूम घूम कर ऊपर चढ़ना होता और उसके बाद आगे निकलने का रास्ता था। अब ऊपर से गाड़ी 2 बार पलटी और उसके बाद तारे नजर आने लगी। उनकी चीखें भी सुनने लायक थी। लोग जो उन गाड़ियों से हमारी तरफ देख रहे हैं उनकी आवाजें तो दूर हो चुकी थी। जब हमारी गाड़ी नीचे वाली सड़क तक पहुंच गई, बड़ी जोर से टकराई, हमारी गाड़ी पिचक चुकी थी। मुझे भी ऐसा लग रहा था चोट लगी तो है बहुत ज्यादा। तभी वहां पर उस सड़क से आगे एक गाड़ी रुकी हुई दिखी, शायद कोई मदद के लिए आ रहा था। मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, गले से आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा था देखो मुझे 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 बचाओ। मैंने ध्यान दिया कि इस गाड़ी में जितने वो टूरिस्ट थे वो तो ऊपर ही इस गाड़ी की खिड़कियों को खोलकर छलांग लगा चुके थे। वो थोड़े पीछे नजर आ रहे, चोट उन्हें भी लगी थी, लेकिन मैं तो गाड़ी में फंस सा चुका था। मैं काफी आगे था। वो गाड़ी से एक आदमी बाहर निकला और भागता हुआ है। जल्दी से उसने मुझे गाड़ी से निकाला, मेरे सर से खून बह रहा। तब मैंने बस उसका चेहरा देखा। ये वो आदमी था जो मुझे वहां आगरे में मिला था, वो अमीर वाला जिससे मेरी दोस्ती हो गई थी। उसे देखकर थोड़ी मुस्कान तो आई, लेकिन दर्द काफी हो रहा। तभी उसने कहा तुम्हें अस्पताल ले जाना होगा, जल्दी 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 मेरी गाड़ी में बैठो, तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। मैं हिल नहीं पा रहा था। तब उसने अपने कंधे पर मुझे खींचा और जल्दी से अपनी गाड़ी में बिठाया और वो गाड़ी पीछे की तरफ घुमाकर कहने लगा अब यहाँ अस्पताल कहाँ है, मैं तुम उस इलाके में लेकर चलता हूँ, वो डॉक्टर मुझे जानते हैं, यहाँ पीछे एक इलाका है। मैं तो बस सर हिला रहा, जहाँ ले जाना है ले जाओ, मेरी हालत बहुत खराब है। वो गाड़ी चलाने लगा और मैं साथ वाली सीट पर। मेरी आंखें झूम रही थी, ऐसे झूम रही थी कि मैं बस मरता मरता बचा था। वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा, मुझे तो पता भी नहीं गाड़ी कहाँ ले जा रहा था। उन पहाड़ियों में वो रास्ते पहचान नहीं आ रहे थे, अंधेरा ही बहुत था। चलाते चलाते गाड़ी में कब बेहोश हुआ मुझे नहीं पता। जब मुझे होश आया मैं स्ट्रेचर पर था और मुझे आसमान नजर आ रहा। ये अंधेरी रात थी और किसी अस्पताल के अंदर मुझे ले जाया जा रहा। फिर से मेरी आंखें बंद। उसके बाद फिर से थोड़ी सी आंखें खुली और 2 डॉक्टर थे मेरे पास खड़े और मैं शायद उस बेड पर लेटा हुआ था। फिर से आंख बंद। जब दोबारा मेरी आंख खुली, मेरे शरीर पर कुछ पट्टियां की हुई थी, सर पर कुछ पट्टियां की हुई थी और मैं किसी अस्पताल के बेड पर था। अब आंख दोबारा बंद नहीं हुई, सेहत थोड़ी सुधर चुकी थी। अब ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था, शायद दवाइयां दी गई होंगी। अब तो मैं शरीर को देख रहा, चोट लगी कहाँ है, हड्डियां तो टूटी होंगी। अब गाड़ी इतनी ऊपर से गिरी, जब भी मैं याद करने की कोशिश करता मेरे हाथ पांव फूल जाते। मैं अपने शरीर को देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। टांग तो नहीं काटी गई मेरी, बाजू तो नहीं काटी, मैं तो हिलाकर तक महसूस नहीं करना चाहता था, इतना ज्यादा डरा हुआ था मैं। तब वो आदमी मेरे पास आया। डॉक्टर उस कमरे से बाहर जा चुके थे। मेरी आंखों से आंसू बह जा रहे। मुझे ऐसा लग रहा था बहुत चोट लगी है, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। मेरे घर वालों को बताया या नहीं बताया, अभी से क्या पता मैं कहां से हूं, मेरा पर्स इसने खोला होगा या नहीं खोला, जेब में पर्स है भी या नहीं, बहुत सवाल थे। और वो मेरे सामने आकर मुस्कुराने लगा। यकीन कीजिए जब आपके सामने आकर कोई मुस्कुराता है ना, आपकी तरफ ऐसे दिखता है जैसे आप सही सलामत है, आपको भी हिम्मत होने लगती है। मैंने तब सवाल किया था मैं ठीक तो हूं ना, मैं ठीक तो हूं। उसने कहा बिल्कुल ठीक हो, डरने की बात नहीं, मैं तुम्हें सही समय पर ले आया, चोट ज्यादा नहीं लगी, गाड़ी इस तरह से घूमी कि तुम अंदर सीट बेल्ट लगाए थे ना तो ज्यादा चोट नहीं लगी, घबराने की बात नहीं, टांगे बाजू सही सलामत है, खून बहा था, खून की कुछ बोतलें चढ़ेंगी, देखो 7 दिन तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। अब यहाँ बहुत सख्त नियम है, ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ये पूरा इलाका चैरिटेबल ही है, समझ लो, बिल्कुल फ्री में सब कुछ होता है, ठीक है। अब तुम्हें परेशानी की बात नहीं, खर्च नहीं हुआ है तुम्हारा। अब यहाँ से तुम्हें बाहर जाने में थोड़ी परेशानी होगी, 7 दिन ये तुम्हारा ध्यान रखेंगे, चोट ज्यादा नहीं लगी, तुम वैसे ठीक हो, उठकर देख सकते हो। मैंने कोशिश की, थोड़ा जोर लगाया, मैं उठकर बैठा, बाजू देखे, टांगे देखी, बिल्कुल सही। अब सर पर चोट थी, थोड़ा शरीर पर चोट थी, थोड़ा थोड़ा दर्द का एहसास हो रहा, शरीर जमा जमा सा महसूस हो रहा, ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा। तब उसने कहा देखो मैं तुम्हें सही समय पर ले आया, दोस्त तो बन गया मैं तुम्हारा। मैं भी थोड़ा सा हंसा, वो मुझे थोड़ा खुश करने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं इधर उधर झांकने लगा और देखने लगा, काफी अच्छा अस्पताल है, कहीं ज्यादा महंगा तो नहीं ना, आप कौन से अस्पताल में ले आए, देखो इसका मैं खर्च दे पाऊंगा या नहीं। तो उसने कहा डरने की बात नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे हैं और एक खुशखबरी बताऊं, कोई आसान भी नहीं होगा तुम पर। अब इस अस्पताल का खर्च भी मैं नहीं करूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा मैं, सारे पैसे तुम दोगे। फिर मैं घबराकर ज्यादा महंगा तो नहीं, उसने कहा चैरिटेबल है, ये पैसे भी नहीं लेंगे, ये बस मदद लेते हैं, मदद करोगे ना। अब 7 दिन तुम यहाँ पर रहोगे, चोट तुम्हें लगी है, वैसे ज्यादा नहीं लगी, यहाँ छोटे मोटे काम करने होंगे, जैसे उन्होंने तुम्हारी मदद किया है, यहाँ 7 दिन के लिए तुम भी बाकी की मदद करोगे ना, बस इतना कर्ज है तुम्हारे ऊपर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं करूंगा, कोई महंगा तो नहीं, ज्यादा पैसे तो नहीं देने होंगे। फिर वो कहने लगा पैसे तुम्हें कहा तो है चैरिटेबल है, ये पैसे नहीं लेते, ये मदद लेते हैं, जैसे तुम्हारी मदद की बाकी की मदद करोगे ना, वो तुम्हारा नहीं करोगे ना। मैंने कहा नहीं हाँ मैं करने को तैयार हूँ। अब थोड़ी संतुष्टि हुई थी कि कोई अच्छी जगह लेकर आया है। अब मुझे उसने उठने को कहा, चलो उठो बाहर चलते हैं, घूम कर आते हैं। मैं घबरा गया, बाहर मुझे चोट लगी है, क्या मैं उठ पाऊंगा, डॉक्टर से पूछते हैं। उसने कहा डॉक्टर से मैंने बात किया है, डॉक्टर ने कहा इसका शरीर बहुत मजबूत है, इतनी पलटियां खाई खून निकला, लेकिन अब ये पूरी तरह से ठीक है, चलो बाहर घूम के आते हैं।
उसने हिम्मत बढ़ा दी। मैं जानता हूँ जब गाड़ी पलटती है हड्डियां टूटती हैं, मेरी तो हड्डी तक नहीं टूटी थी और उसने उठने को कहा, मैं उठा, आराम से चलने लगा। फिर वो मुझे अस्पताल से बाहर लेकर आया। ये कोई पहाड़ी इलाका था, अस्पताल बना हुआ, कई घर बने हुए, कई दुकानें बनी हुई, पूरा का पूरा जैसे छोटा सा पहाड़ियों के ऊपर शहर बना हुआ था। मैं पूछने लगा इस शहर का नाम क्या है, तब उसने कहा, देखो इस शहर का नाम कोई नहीं लेता, इसे चैरिटेबल सिटी कहा जाता है, लोगों की बस मदद करते हैं, यहाँ हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। अब मैं तुम्हें ऐसे अस्पताल में लेकर आया हूँ कि जहाँ पर तुम्हारा खर्च नहीं हुआ, तुम्हें पैसे नहीं देने होंगे। अब 7 दिनों तक यहाँ थोड़ा बहुत काम करना होगा, वो तो देखो तुम्हें करना होगा, वरना देखो तुम्हारा जो इलाज हुआ है काफी ज्यादा खर्च हो जाता, पैसे देने पड़ते। मैंने कहा हाँ, तो तुम 7 दिन यहाँ पर काम करोगे। अब तुम्हें तुम्हारा घर दिखाता हूँ, डॉक्टर ने कहा था पीछे वाला घर तुम्हारे लिए है और वहाँ नर्स आकर तुम्हें देख जाया करेगी। मैं हैरान था, अस्पताल से मुझे एक दिन में छुट्टी भी मिल गई। मैंने पूछा ये कौन सा दिन है, कहीं मैं महीने कुछ महीनों के लिए यहाँ तो नहीं था। उसने कहा नहीं नहीं, तुम डरते बहुत हो, सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलेंगे, देखो घबराओ मत। मुझे लेकर गया वो पीछे वाले एक घर तक, ये क्वार्टर से बने हुए थे जैसे। अब एक वैसा ही घर, उसकी चाबी हाथ में पकड़ा दी और कहा बेड लगा है, अंदर सामान खाने पीने का रखा है, जो चीज चाहिए पढ़ने के लिए वो रखी गई है। मैंने कहा फोन भी होगा ना, मैं बात कर लूँ, मैं बॉस से बात कर लूँ, गाड़ी अब गई है, मुझे नहीं पता, गाड़ी तो सड़क पर होगी ना। वो आदमी थोड़ा सा शांत हो गया, फिर मेरे पास आकर कहने लगा, देखो अब यहाँ फोन नहीं मिलेगा, टीवी नहीं मिलेगा, ये ऐसा चैरिटेबल सिटी है ना कि यहाँ से बाहर की जानकारी नहीं पाई जा सकती और बाहर वाले इसके अंदर की जानकारी नहीं पा सकते। 7 दिन तुम्हें यहाँ रहना होगा, फिर तुम्हें आगे जाने देंगे। देखो 7 दिनों तक किसी से बात नहीं, वो तुम्हारा इलाज करेंगे, तुम्हें देखेंगे, यहाँ 7 दिन काम करना होगा। करोगे ना 7 दिन की नौकरी, या कर्ज बहुत ज्यादा है वो तुम चुका नहीं पाओगे। मैं थोड़ा सा घबरा गया, अब क्या कर सकता था, मेरा इलाज किया है, अब इनकी बात तो माननी ही होगी ना, इतने महंगे अस्पताल में इलाज हुआ है, खर्च में उठा नहीं पाऊंगा। हामी भर दी मैंने और वो भी खुश। अब ऐसा करो, यहाँ पर बैठो, आराम करो, मैं बाद में मिल ले आऊंगा। अब तुम्हें चोट लगी है ना, ज्यादा आराम करने की कोशिश करो, घर से ज्यादा बाहर मत निकलना। वैसे भी यहाँ किसी का काम करोगे फिर वो तुम्हारा काम करेगा, ऐसे यहाँ थोड़ा सा कर्ज बढ़ता है एक दूसरे पर, ध्यान रखना, तुम्हें शाम को समझाऊंगा। ये कहकर वो आदमी चला गया और मैंने भी दरवाजा बंद किया और मैं बेड पर लेट गया। अब नींद नहीं आ रही थी, कोशिश कर रहा था मैं, शायद थका था, चोट लगी थी, सो हटा था, इसलिए अब नींद नहीं आ रही। फिर मैं देखने लगा अब करूं तो क्या करूं, दिल को बहलाऊं तो कैसे बहलाऊं। वहाँ कई किताबें रखी हुई थी, कई मैगजीन्स रखी हुई थी, कुछ 20 साल पुरानी तो कुछ 5 दिन पुरानी। अब अखबारें वहाँ पर ढेर सारी थी, आप कह सकते हैं एक कल की अखबार थी, एक 10 साल पुरानी, एक 40 साल पुरानी, ऐसे ऐसे कलेक्शन रखे हुए थे। भाई ये कोई पढ़ने वाली बात है? अब कोई 40 साल पुरानी खबरें पढ़ना क्यों चाहेगा, इतनी पुरानी अखबार यहाँ पर क्यों रखी हुई है? ये समझ से बाहर था। मैं बस उन्हें देखता रहा, हंसता रहा। फिर मैं देखना चाहता था कोई ऐसी चीज जो मेरे भी काम की हो। मैं ज्यादा किताबें नहीं पढ़ता, मैं ज्यादा अखबारें नहीं पढ़ता, लेकिन मैं एक कहानीकार जरूर बनना चाहता था, एक ऐसी कहानी जरूर लिखना चाहता था जो मेरी जिंदगी पर हो। तो यहाँ और कुछ करने को तो है नहीं, तो मैंने वहाँ एक खाली नोटबुक पकड़ी, एक पेन पड़ा हुआ था, मैंने कहानी लिखनी शुरू कर दी। किस तरह से मैं एक ऑलराउंडर हूँ, एक ड्राइवर भी हूँ, इसी के साथ मैं खाना भी बना लेता हूँ, इसी के साथ मैं कचरा भी उठाता हूँ, मैं एक पेंटर भी हूँ, वो दीवारों को रंगने वाला, वो पेंटिंग्स बनाने वाला नहीं। मैं हर चीज मजाकिया अंदाज में उसमें लिखता जा रहा था। फिर मैंने अपने भाई के लिए क्या किया, मैंने माँ बाप के लिए क्या किया, कैसे मैंने बलिदान दिया अपनी पढ़ाई का। मैं पूरी तरह से कहानी लिखता जा रहा था और मजा ही बहुत आ रहा था। सच बताऊं, चोट लगने के बाद मौत को छूकर आया था मैं, इसीलिए अब जिंदगी की कहानी बताने में मजा आ रहा था। मैं लिखता जा रहा था, लिखता जा रहा था, कैसे कैसे मैं इन पहाड़ों तक पहुंच गया। अब पहाड़ में एक्सीडेंट, ये भी मैं बड़े मजेदार तरीके से लिख रहा था। किसी घटना से बचने के बाद आपको शौक लगता है, फिर उस चीज की याद बन जाती है। अब उस याद को भी लिख रहा था। फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में हूँ। अब यहाँ तक लिखकर मैं सोचने लगा, अब ये कहानी यहाँ तक पहुंची है, इसके बाद इस कहानी को आगे जरूर बढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा ये जो लिखी हुई नोटबुक है ना, ये साथ रखूं। यहाँ से बाहर जाऊंगा तो साथ लेकर जाऊंगा। अब ये तो सस्ती है ना, ये थोड़ी महंगी होगी। ये करते करते शाम का वक्त हो गया। अपनी कहानी याद करने में मजा ही बहुत आया, पूरा दिन निकल गया पता नहीं चला। अब शाम को उस आदमी ने कहा था बाहर मिलेंगे, तो मैं घूमने के लिए बाहर निकलता हूँ। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, आसपास कई लोग थे। ये शाम का वक्त हो गया था, सूरज ढल चुका था और जितने लोग मुझे नजर आ रहे ना, एक चीज हैरान करने वाली थी, हर किसी के कंधे पर सर पर पट्टियां लगी हुई। यहाँ जितने भी लोग थे हर कोई चोट खाया लग रहा था। मैं देखता गया, दुकानों में काम करने वाले उनकी पट्टियां लगी हुई, वहाँ कई जगह खाने के कोई रेस्टोरेंट बने हुए, किसी ने छोटी मोटी बाहर मैगी बनाने वाली दुकान लगाई हुई, तो वहाँ उसे पट्टियां लगी हुई। वहाँ किसी के बाजू पर पलस्तर, किसी की टांग पर पलस्तर, किसी के कपड़ों पर खून लगा हुआ। हर जगह ऐसे ही लोग थे, चोट खाए, सही सलामत कोई भी नहीं, सभी जख्मी लोग लग रहे थे।